नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी वेगड़ बाबा साहेब क्लासेस सूरतगढ़ के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आज हम पढ़ेंगे एक अलग ही और बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान का पढ़ेंगे अपनी क्या सामान्य परिचय। बिल्कुल देखो, आपने सामान्य परिचय तो पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो सामान्य परिचय पढ़ेंगे ना वो कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे अपने। वो क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल डिफरेंट। राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सामान्य परिचय में आखिर आता क्या है ना। कल को कोई आपसे पूछे कि भाई साहब आपका सामान्य परिचय बताइए, आप क्या बताते हो? अपना नाम बता देते हो, पापा का नाम बता देते हो, दादा का नाम बता देते हो, कहाँ से आए हो, क्षेत्र क्या है, तहसील कौन सी है, यहाँ तक कि वार्ड नंबर तक भी बता देते हो, है ना। तो उसी प्रकार से अपने सामान्य परिचय में अध्ययन क्या करना है, पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए। वो हम देखेंगे यहाँ पर कि देखो राजस्थान बना तो सबसे पहले जिस प्रकार से एक बच्चे का क्या करते हैं, अपने नामकरण करते हैं सर, उसी प्रकार से सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का नाम क्या था। फिर हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। फिर हम क्या देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमा के बारे में भी प्रश्न आया था, अभी लक्ष्य केंद्र पेपर में आया था। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इंटरनेशनल एंड नेशनल सीमा में क्या डिफरेंट होता है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो जानकारी आती है साथियों, वो किसके अंदर आती है? वो अपने सामान्य परिचय के अंदर आती है। तो लोग सबसे पहले देखो, जैसे एक बच्चे का जन्म होने के बाद में अपने नामकरण करते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान का नामकरण देखते हैं कि राजस्थान का नाम आखिरकार क्या मिलता है। चलो बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले प्राचीन नामों के बारे में बात करते हैं। प्राचीन नाम, प्राचीन का मतलब समझते हो ना, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है। धीरे धीरे परिवर्तन तो होता ही है। जैसे आपके दोस्त आपको कुछ और बोलते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ राहुल बोलते हैं, कुछ आपको सोहन बोलते हैं, कुछ आपको मोहन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे आपकी अगर नानी ने अलग नाम रखा था, दादी ने अलग नाम रख दिया था। तो जब ये राजस्थान जब बना था, प्राचीन काल के अंदर जब बात करेंगे, सबसे प्राचीन की बात करेंगे, तो तब इसका नाम क्या था, राजस्थान नाम कब पड़ा था, वो सारी की सारी चर्चाएं हम करेंगे। देखो, सबसे प्राचीन की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास की बात करता हूँ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करेंगे। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं हमने कितने भागों में? इसको हम पढ़ते हैं 3 भागों में। आपने भी पढ़ा होगा इतिहास को। देखो, ये चीजें जरूरी है, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले और प्राचीन नाम राजस्थान का कहां पे मिलता है। इतिहास को पढ़ने के 3 तरीके हैं। एक तो आपका आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और एक आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और एक आपका जाता है आधुनिक कह दो या फिर वर्तमान वाला कह दो, आधुनिक भी कह सकते हो। अब देखते हैं कि सबसे प्राचीन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन काल कौन सा है सर? प्रागैतिहासिक काल है, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल है, फिर आधुनिक इतिहास आता है। अब आपसे पूछा गया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम कहाँ मिलेगा, सबसे प्रश्न घुमा, सर ये प्राचीन है तो यहाँ पर ही मिलेगा, पर इसमें देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या रही थी। तो इसके अंदर देखो भी, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले भी, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। मान लो लिखित साक्ष्य ही नहीं मिले तो कैसे पढ़ा जा सकता है? अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया, दिखाओ भी पढ़ के क्या लिखा है। सर नहीं पढ़ सकते, तो इसमें लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले, उसे पढ़ा भी नहीं गया, पढ़ा भी नहीं गया। तो क्या यहाँ राजस्थान का नाम मिल सकता है क्या? सर नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर राजस्थान का नाम नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल देखो भी, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिले,
लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। मान लो यहाँ पर राजस्थान का कोई नाम मिला होगा, मान लो मैंने यहाँ पे राजस्थान का ऐसा ऐसा कुछ नाम दे दिया, अब इसे पढ़ा भी नहीं गया तो यहाँ भी राजस्थान का नाम नहीं मिलता है। उदाहरण बताओ सर, हमें ऐसे नहीं सुनना है कोई। इसकी उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो आता है पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थरों से बना हुआ, जितना भी औजार वगैरह पत्थरों के बने होते थे। अगर इसकी बात करते हैं उदाहरण में तो यहाँ आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बारे में हमने पढ़ा है, हाँ जी वही है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तब आपको एक बात याद आती है, लिपि आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं इस प्रकार से लिखी जाती थी। इसलिए इसको भाव चित्रात्मक या फिर बुष्टोफेदन लिपि या फिर गोमूत्र लिपि के नाम से भी जानते हैं, जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो उदाहरण के रूप में आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे। फिर बात आती है आधुनिक इतिहास की। तो यहाँ पर देखो भी लिखित साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले और उसे पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो पहले पाषाण काल आया था, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आई थी और उसके बाद में आपका वैदिक काल आया था। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो वेदों को जानने के लिए जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको हमने क्या बोला, वैदिक सभ्यता। और वेद कितने थे सर? वेद तो 4 थे। वेद 4 थे और 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम भी कहाँ मिलता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम वो मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इस बात को समझाने के लिए ये सारी पृष्ठभूमि हमने तैयार की है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का क्या नाम मिलता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।